आपको बता दें कि स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ यहां पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे वर्चुअली, और सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हैं तो अपने गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हैं जहां वो कई परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो मेरठ में ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और उनके साथ तमाम पार्टी के दिग्गज मौजूद हैं। बड़ी संख्या में आम जनता भी यहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं भव्य रूप दिया गया है इस कार्यक्रम को, जहां पर स्वास्थ्य संबंधित कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो वर्चुअली वो इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि दीपावली के त्योहार की वजह से इस दौड़ को 2 दिन पहले आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद रहे। लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सब को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सब के लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं,
वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी। क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्व और त्योहार या महापुरुषों की जयंती हम सबको एक नए भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। और दीपावली के अवसर पर पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों के प्रति धनतेरस, दीपावली और उन सभी पर्वों का जो छठ तक आयोजित होंगे, इन सब की हृदय से बधाई देते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब बात करेंगे गाजियाबाद से बड़ी खबर की, जहां पर जिला जज और वकीलों के बीच में जमकर बहस हुई है। ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जिला जज और वकीलों के बीच में जमकर बहस हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। जिला जज के कमरे के बाहर वकीलों का एक ग्रुप जो है वो जा पहुंचा और पुलिस ने वकीलों पर लाठी चार्ज किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस की भी मुठभेड़ हुई है और वकीलों ने पत्थर बरसाए हैं। कविनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा पुलिस को। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला जज और वकीलों के बीच में जमकर बहस हुई, जहां पर वकीलों का एक ग्रुप जिला जज के केबिन के बाहर जा पहुंचा और वहां पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, जिसके बाद वकील और आक्रोशित हो गए। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे आखिर ये विवाद किस बात पर उठा कि जिला जज और वकीलों के बीच में बहस हो गई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए विद्या, ये पूरा मामला जो है कविनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिविल कोर्ट का है, जहां पर मामला ये था कि कुछ वकील जो थे वो जो है उनकी पेशबंदी चल रही थी कुछ तारीखों को लेकर, लेकिन जो जज है उन्होंने निर्धारित समय पर उसका फैसला देने का निर्णय लिया था, जिसको लेकर जो बार एसोसिएशन है वहां से कुछ वकील जो है उठे और उन्होंने जो है आक्रामक तरीके से शोर मचाना शुरू किया। फिर उसके बाद वो एक घेराबंदी करके एक मॉब की शक्ल में जिला जज का जो कमरा है उसके दरवाजे के सामने पहुंचे और ऐसी स्थिति में उपापोह की स्थिति हुई और कहीं ना कहीं से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, जिस पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान वहां पर ड्यूटी में लगे हुए थे उनको मामले को संभालना पड़ा। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जमीन पर लाठियों को पटका है, लाठी चार्ज भी है, जमीन पे लाठियों को पटक कर और इसी तरह से मामले को शांत कराया। फिलहाल भारी फोर्स की तैनाती जो है इस समय वहां पर कर दी गई है और आगे जो है स्थिति
और बेहतर हो, चूंकि त्योहार का समय है तो इसलिए वहां पर जो है जो सीपी हैं वो और खुद एडीवाईसीपी वो भी मौके से पहुंच रहे हैं, जिलाधिकारी भी मौके से पहुंच रहे हैं और तमाम जो बड़े आला अधिकारी वो भी, क्योंकि मामला जज से जुड़ा हुआ है तो इसमें जो है ये एक बड़ा मामला हो सकता था, जज के ऊपर हमला हो सकता था। इसको लेकर पुलिस ने चारों तरफ से फिलहाल अभी नाकाबंदी कर रखी है, वकीलों ने अपना काम ठप कर रखा है। उम्मीद है कि 1 घंटे में मान मनोबल के बाद ये सारी चीजें फिर से शुरू हो जाएंगी। अभी क्या कोई मांग है वकीलों की, क्योंकि इतना बवाल हुआ है और लाठी जो आपने कहा है कि जमीन पर बेशक पटकी है लेकिन कहीं ना कहीं एक बवाल की स्थिति थी, तो क्या आक्रोश है, क्या मांग है वकीलों की? देखिए, मैं अभी जो मैंने बताया अभी आपको कि किसी मुकदमे को लेकर पेशबंदी की मांग कर रहे थे वकील, और वो जज जो है उससे उन्होंने डेट दिया था जिसको लेकर वकीलों के अंदर ये नाराजगी आई थी। फिलहाल अभी बार एसोसिएशन जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और कुछ देर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सब मामले का पूरा पता चल पाएगा। फिलहाल जो दर्शक है उनको अपडेट ये मैं दे रहा हूँ कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह मेंटेन कर लिया गया है, किस तरह की कोई अशांति नहीं है। पुलिस का जो पुलिस छावनी में जिला जज का जो कैबिन है उसको तब्दील कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी साझा करने के लिए। आगामी त्योहार को लेकर कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर काम कर रही है। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में एसडीएम की अगुवाई में खाद्य टीम ने तिरवा छिबरामऊ में छापा मारा, जहां टीम ने अमूल प्लांट के पास 2.5 कुंतल दूषित दूध नष्ट किया और दुकान से नमूने लेकर परिसर को सीज कर दिया। साथ ही छिबरामऊ में टीम ने 14 कुंतल सोन पापड़ी भी सीज की है। दीपक पापड़ी के नाम से कारखाना चल रहा है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के साथ औसत छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहाँ सोन पापड़ी बनाते हुए मिला। कारीगर सोन पापड़ी बना रहे थे, कुछ बेचने का काम चल रहा था। हम लोगों की टीम ने फिर इसकी जाँच पड़ताल शुरू करी। जाँच पड़ताल के दौरान सोन पापड़ी के नमूने संदिग्ध मिलावट के पुष्टि के लिए लिया गया है। रिफाइंड का नमूना लिया जा रहा है। मुरादाबाद में उपचुनाव के सपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक हाजी रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व विधायक पुलिस पर सरकार के दबाव में वोटरों को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं। सपा उम्मीदवार ने 4 थाना प्रभारियों पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। साथ ही लोगों से किसी के दबाव में न आने की अपील की है। जिस तरह की प्लानिंग चल रही है इस बाई इलेक्शन में, किस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और अब तक चुनाव आयोग द्वारा और सरकारों द्वारा हमेशा ये प्रचार होता था कि वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, लेकिन इस सरकार में उल्टा हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि वोट ना डालें। पूरी पुलिस प्रशासन पूरा उस पर लगा हुआ है कि वोट को कैसे रोका जाए। यही नहीं बल्कि अजमेर शरीफ को पुलिस द्वारा निःशुल्क यानी अपनी तरफ से पुलिस जो है वो बसों की व्यवस्था कर रही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ चले जाएं। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब सरकार ने एटीएस के हवाले कर दी है। सरकार का फरमान जारी होने के बाद श्रावस्ती में एटीएस एक बार फिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कुंडली खंगालेगी। एटीएस की टीम जांच करेगी और पता लगाएगी कि इन मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। वहीं सरकार के फरमान से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिले में 105 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 192 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। हमारे श्रावस्ती जनपद में गैर मान्यता जो 192 हैं, मान्यता प्राप्त जो हैं 105 हैं, जिसमें गैर मान्यता के लिए जो है सरकार द्वारा जो है एसटीएफ की नियुक्त की गई है। एसटीएफ अपना जो है जांच कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 20 साल के युवक को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गुफरान खान है, जो कि कारपेंटर का काम करता है। पुलिस का कहना है कि गुफरान खान का मकसद धमकी देकर पैसे ऐंठना था।
बढ़ते हैं आगे। श्रावस्ती में सरकार गर्भवती महिलाओं समेत बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषाहार उपलब्ध करा रही है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी से वितरण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। वहीं खराब पोषाहार मिलने पर कई महिलाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि लगभग 3 महीने से उन्हें लगातार खराब पोषाहार दिया जा रहा है, जिसे खाने से बीमारी हो रही है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने महिलाओं को मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बच्चे के पोषाहार नहीं मिला तो शिकायत की हम तब हम लाइन तो दिहिन तो हम कहन कि दाल आवत है, दरिया आवत है, तेल आवत है, ये हम न ले जावे, हमें खराब लागत है। तो कहीं नहीं यही ले जाओ तो हम कहीं यहाँ हम न लेके जावे, ये उतर नहीं खराब हमें दिख रही थे। तो कहीं चाहे जहाँ जाओ यही पे हो। रेखा नाम है उनका, और लेकिन हाँ बच्चे कहीं इलाज करावे अस्पताल में यहाँ। अरे दरिया लेके गए ना तो मतलब खराब है। अब का खोलन तो देखन खराब रहा, मतलब बकरी के दिन बकरी पे आएगा जुलाब, रखा हुई दिन से खराब का करें। तो कौन दिया है आपको? देखा कहाँ है आप? ये आंगनबाड़ी है। मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी के जंगल में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश के पैर पर गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश राकिब को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। बदमाश के खिलाफ गौकशी जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। संदिग्ध वाहन चालक को रोकने की कोशिश की गई, वो रुका नहीं और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो जान से मारने की नीयत से उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है और एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस बरामद हुआ है। जब उसकी तस्दीक की गई तो पता चला कि उसका नाम राकिब है और वो थाना भोपा का रहने वाला है और वो हमारे थाने से, थाना नई मंडी से वो 10,000 का इनामिया है और हमारे यहाँ वो 2 मुकदमों में ऑलरेडी वांछित था गौवध के। चित्रकूट में 5 दिवसीय अमावस्या दीपदान मेले को लेकर डीएम शिव शरणप्पा जीएन ने मेला क्षेत्र रामघाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका ईओ को साफ सफाई और चेंजिंग रूम समेत अन्य कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अमावस्या दीपदान मेले में 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका है। इस बीच एडीएम और सदर एसडीएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कर्मियों का भी राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बार निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था, उसके अतिरिक्त लोगों को रुकने के लिए 25 से अधिक जगह भरतपुर से लेकर पूरा हमारा राम सही तक हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि रात में जो लोग श्रद्धालु आएंगे वो लोग रुके और वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था भी हम लोगों ने किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पेंटिंग लगाई पुताई और जो झालर है वो सबकी इसे भव्य स्वागत करने के लिए